दोस्तों, महापुरुषों ने कहा है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं। अर्थात जीवन का कोई भी लक्ष्य इतना बड़ा नहीं हो सकता कि आप उसे हासिल ही नहीं कर पाओ। लक्ष्य प्राप्ति में हारता वही है जो भिड़ता नहीं है, पहले से ही हार मान लेता है और पिट कर जाता है। जीतता वही है जो अंत तक लड़ता रहता है, जो टिका रहता है और एक दिन विजयश्री को गले लगाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी सिविल पर। तो दोस्तों, नीति शास्त्र के अंतर्गत हमने नीति शास्त्र क्या है, मानवीय मूल्य, महापुरुषों के जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं, उसके बाद एथिकल कंसेप्ट पढ़े थे हमने, जिसमें रित, ऋण, शुभ, सद्गुण और कर्तव्य, इनकी अवधारणाएं पढ़ी थी। आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका। ये टॉपिक भी हमारे सिलेबस में काफ़ी बड़ा वेटेज रखता है और ये पूरा एक बड़ी यूनिट है। इसके अंतर्गत ये पहला हेडिंग है केवल कि निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका। उसके बाद इसके जो सब टॉपिक है उसमें प्रशासकों का आचरण कैसा होना चाहिए, भ्रष्टाचार भी जो है इसके अंतर्गत ही शामिल होता है। फिर जो है वो प्रशासनिक मूल्य जो होते हैं वो भी इसके अंतर्गत हम देखते हैं। उसके बाद हम जो है अभिवृत्ति, जो राजनीतिक अभिवृत्ति, नैतिक अभिवृत्ति कैसी होती है, सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार, ये सब इसके अंदर ही देखते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो अपन देख लेते हैं। एक तो होता है कि क्या होता है निजी और सार्वजनिक जीवन, यानी निजी जीवन क्या होता है और सार्वजनिक जीवन क्या होता है, वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे निजी जीवन की नैतिकता कैसी होती है, यानी किस प्रकार से उसमें नैतिक बना जाए। उसके बाद हम देखेंगे सार्वजनिक जीवन के अंदर कैसे नैतिक बना जाए, वो भी देखेंगे। फिर इन दोनों में संबंध कैसा होता है। फिर एक वर्तमान में जैसे सार्वजनिक और लोक भागीदारी, जिसको पीपीपी बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप बोलते हैं इसको, उसमें भी कई नैतिकता के इश्यू देखे जाते हैं, वो देखेंगे। फिर इस टॉपिक पे आधारित प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं, फिर उनका उत्तर किस प्रकार से दे, वो सारा हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निजी और सार्वजनिक जीवन क्या होता है। निजी जीवन एक व्यक्ति का प्राइवेट स्पेस होता है जिसका सीमित दायरा होता है। सीमित दायरे में वो जैसे अपने परिवार के प्रति उसका घनिष्ठता का संबंध होता है, उसके पति पत्नी का यह संबंध हो गया, पिता पुत्र का हो गया, भाई बहन का संबंध हो गया, ये सारे निजी जीवन के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी परिभाषा अगर पूछी जाए कि निजी जीवन क्या होता है, तो ये व्यक्ति के सीमित दायरे का जीवन होता है जिसमें घनिष्ठता का संबंध होता है, निजता का पक्ष होता है और ये जो संबंध होता है वो विश्वास और स्नेह पर आधारित होता है। ठीक है, इसमें कोई भी तरह के ऐसे जो राज्य जो लॉ नहीं बना सकता कि आपको ऐसे रहना है वैसे रहना है। ये परस्पर विश्वास और स्नेह पे आधारित होता है। पति पत्नी में स्नेह का संबंध होता है, तभी वो आपस में एकजुट रहते हैं। आत्मनिष्ठ प्रकार का संबंध होता है, यानी एक परिवार का जो लॉ, जो एथिक्स होते हैं और दूसरे परिवार का एथिक्स, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। एक परिवार में किन चीज़ों को जो है वैल्यू दी जाती है, किन चीज़ों को नहीं दी जाती। जैसे किसी परिवार में शाकाहार अच्छा माना जाता है, किसी परिवार में मांसाहार अच्छा माना जाता है, तो ये परिवार टू परिवार वेरी करेगा। तो ये संबंध जो है वो आत्मनिष्ठ प्रकार के होंगे। ठीक है, ऐसे ही सार्वजनिक जीवन है, उसमें क्या होता है कि व्यक्ति जब जो समाज में किसी महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, यानी कोई बड़ी भूमिका, जैसे कोई वो राजनेता है, कोई जनप्रतिनिधि है, कोई अभिनेता है। कई बार अभिनेता भी जैसे कोई ऐसा कृत्य करते हैं तो उसका समाज पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई अभिनेता कपड़े पहनने का स्टाइल होता है उसको लोग फॉलो करते हैं। कोई नेता, जैसे जो अभिनेता जो होते हैं, हीरो होते हैं, इनको ये जैसे जिस तरह से जो ये धूम्रपान वगैरह करते हैं तो उसको भी लोग फॉलो कर लेते हैं। एड में ये कई लोग जो ऐसे अपील करते हैं तो लोग उसको फॉलो करते हैं। तो सार्वजनिक जीवन का एक प्रभाव जो है वो वृहद स्तर पर पड़ता है। तो व्यक्ति जब समाज में महत्वपूर्ण भूमिका पे होता है और इसके कृत्यों का जो असर है वो पूरे समाज पे पड़ता है, तो उसे जो है वो सार्वजनिक जीवन कहा जाता है। ठीक है, अब ये संकल्पना है कि कोई भी व्यक्ति 100% निजी नहीं हो सकता, यानी कुछ न कुछ मात्रा में वो समाज से लिंक करता है, उसके किसी न किसी कृत्य का जो है वो समाज पे असर पड़ता है। जैसे व्यक्ति घर में बहुत ज़्यादा हो हल्ला करता है, बहुत ज़्यादा जैसे शराब पी के अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज करता है, घरेलू हिंसा करता है, तो हो न हो उसका आसपास भी उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही सार्वजनिक भी पूरी तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति पूरी तरह से सार्वजनिक, जैसे लोग अगर किसी व्यक्ति के, जैसे कोई बड़ा नेता हो गया, कोई बड़ा जो सेलिब्रिटी हो गया, उसकी हर चीज़ पे अगर लोग नज़र रखने लग जाएंगे तो उस व्यक्ति का जो निजी जीवन खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो कुछ चीज़ें जो है वो अपनी प्राइवेट रखना चाहता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी संबंध पूरी तरह से निजी और पूरी तरह से जो है वो सार्वजनिक नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों संबंध एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हर संबंध में जो है व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों पक्ष उपस्थित होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है, ऐसे पूछा जाए कि क्या कोई संबंध पूरी तरह से निजी हो सकता है? नहीं, ना ही कोई संबंध पूरी तरह से सार्वजनिक हो सकता है। कोई व्यक्ति 100% लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता। उसके हर, जैसे वो घर पे क्या करता है, ये उसका निजी मामला हो गया। ठीक है, अब यह एक धारणा होती है कि अगर कोई व्यक्ति है उसके जो है वो निजी संबंध स्वस्थ होते हैं, उसके अगर
परिवार में जैसे वो सही तरीके से रहता है, उसका जैसे अमिताभ बच्चन के बारे में देखते हैं, उसका जो अगर निजी जीवन अच्छा है, जैसे बेटे के प्रति उसका नेचर कैसा है, पत्नी के प्रति अच्छा है, मतलब आज तक जैसे वो एक ही विवाह पे टिके हुए हैं, तो सार्वजनिक जीवन में भी उसकी उत्तरदायित्व वहन की जो दक्षता है बहुत प्रभावी होती है। जैसे आज अमिताभ बच्चन को हम जो है मिलेनियर हीरो बोलते हैं, ठीक है। वो कोई भी जैसे आपको अपील करते हैं ना समाज के लिए, तो हर व्यक्ति उसको मानने की कोशिश करता है, क्योंकि उन्होंने जो आदर्श इस तरह से स्थापित कर रखे हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अगर निजी जीवन में अगर अच्छा होता है ना, तो सार्वजनिक जीवन में भी जो है उसके अच्छे होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, लोग उसकी बात मानते हैं। जैसे कोई प्रशासक होता है, अगर निजी जीवन में अच्छे रूल फॉलो करता है और सार्वजनिक जीवन में कोई अपील करता है कि ऐसा काम करना चाहिए, तो लोग उसकी बात मानते हैं। इसलिए जो है व्यक्ति निजी जीवन में जितना अच्छा होगा, सार्वजनिक जीवन में उसकी उत्तरदायित्व वहन की दक्षता भी जो है उसी हिसाब से प्रभावित होती है, ठीक है। अब अगर कई बार होता है कि व्यक्ति के निजी और सार्वजनिक जीवन में जैसे टकराव हो जाता है, जैसे कई मामला ऐसा आ जाता है कि जैसे कोई बड़ी सिविल सर्वेंट जैसे किसी बड़ी भूमिका पे है, उसके घर में कोई ऐसा जो से कोई बीमार है ऐसा है, लेकिन उसी टाइम जो है वो कोई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, या कोई जैसे बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पे दोनों में से एक जगह जाना होता है उसको कि दोनों में से किस जगह पे जाए। तो वो महत्वपूर्ण भूमिका पे है, अगर वो ऐसी जगह पे नहीं जाएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनहानि होने की जो संभावना है, तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिए उससे ये आशा की जाती है कि वो जो है वो सार्वजनिक जीवन को ज़्यादा महत्व दे, सार्वजनिक जीवन पे वो ज़्यादा जो है उसको महत्व दे, ठीक है। तो ये होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण सार्वजनिक भूमिका में होता है तो उसको निजी के बजाय सार्वजनिक जीवन को जो है वो ज़्यादा महत्व देना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद अपन आगे देखते हैं कि निजी जीवन में व्यक्ति को किन किन चीज़ों, क्या क्या आचरण संहिता रखनी चाहिए, किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो एक स्कॉटिश दार्शनिक हुए विलियम डेविड रॉस, उन्होंने जो है बताया कि निजी जीवन में नैतिकता के क्या नियम होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने टोटल 7 नियम बताए हैं। उन्होंने पहला बताया कि एक तो उपकार का नियम, यानी व्यक्ति को दूसरों का भला करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति निजी जीवन में अगर उसको नैतिक बनना है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला करने का गुण होना चाहिए। दूसरा, उसमें कृतज्ञता का भी गुण होना चाहिए, यानी कि वो कोई भी उसके लिए कोई भलाई करता है, कोई उसका अच्छा काम कर देता है, तो उसको उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ऐसे ही एक और है निष्ठा का नियम। निष्ठा यानी कि उसके जो रूल है, जो भी उसके जो आचार संहिता है, उसमें निष्ठा रखनी चाहिए। संवैधानिक मूल्य है उसमें उसको निष्ठा रखनी चाहिए। ऐसे ही जो उसके जो रूल जो क्या कहते हैं उसको कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें उसको निष्ठा रखनी चाहिए। संविधान में जो उसको निष्ठा रखनी चाहिए। तो निष्ठा का नियम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम होता है, ठीक है। ऐसे ही सुधार का नियम, यानी कि वो समय समय पर उसको जो है वो समाज का, आसपास के लोगों को सुधारने का, स्वयं को भी सुधारने का उसमें होना चाहिए। न्याय का नियम, न्याय यानी कि न्याय हस्तक्षेप का सिद्धांत होता है, यानी कि व्यक्ति को अनावश्यक दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, ठीक है। जब जरूरत हो तभी उसको जो है बीच में बोलना चाहिए। तो न्याय का यही है, किसी का हक नहीं मानना चाहिए, किसी के अधिकार को नहीं दबाना चाहिए। ये अगर करता है तो वो न्याय स्थापित कर सकता है। आत्म सुधार का नियम, यानी स्वयं का जो स्वयं के सुधार पे भी ध्यान देना चाहिए, यानी समय समय पर अगर उसको लगता है कि उसमें कोई कमी है तो उसको जो है उसमें सुधार करने का भी गुण होना चाहिए। ऐसे ही दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना, यानी कि उसको ये भी उसमें गुण होना चाहिए कि वो लोगों को अनावश्यक पीड़ा नहीं पहुंचाए, ठीक है। तो स्कॉटिश दार्शनिक जो विलियम डेविड रॉस ने निजी जीवन के लिए 7 नियम बताए जिससे व्यक्ति जो है वो नैतिक बन सकता है। एक तो उपकार का नियम, एक कृतज्ञता का नियम, एक निष्ठा का नियम, सुधार का नियम, न्याय का नियम, आत्म सुधार का नियम और दूसरों को हानि नहीं पहुंचाने का नियम। इसको अब अगर आपको याद करना है तो इसकी ट्रिक बनती है, जिसको मैंने अपने हिसाब से बनाया है, उसको आप याद कर सकते हो। उसमें लिख सकते हो कि उपकृत व्यक्ति नी सुधरे तो न्याय की आत्मा को हानि। उपकृत व्यक्ति नहीं सुधरे तो न्याय की आत्मा को हानि। इससे आप एक एक बना सकते हो। उपकृत का मतलब होता है उपकार का नियम, ठीक है। पहले आपने उपकार का बताया। कृत यानी कि कृतज्ञता का नाम, इसी हिसाब से मैंने इसको लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद नी का हो गया निष्ठा का नियम, ठीक है। सुधरे का हो गया सुधार का नियम, ठीक है। न्याय यानी कि न्याय का नियम, ठीक है। आत्मा यानी कि आत्म सुधार का नियम, और हानि यानी दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना, ठीक है। उपकृत व्यक्ति नहीं सुधरे तो न्याय की आत्मा को हानि, ठीक है। तो स्कॉटिश दार्शनिक विलियम डेविड रॉस ने निजी जीवन की नैतिकता के क्या नियम बताए, तो 7 नियम बताए हैं। उपकार का नियम, कृतज्ञता का नियम, निष्ठा का नियम, सुधार का नियम, न्याय का नियम, आत्म सुधार का नियम और दूसरों को हानि नहीं पहुंचाने का नियम, ठीक है। ये नियम आपको याद रखने हैं।
अब इसी आधार पे आप निजी जीवन में नैतिक बनने हेतु जो है निम्न आचार संहिता को फॉलो कर सकते हैं। क्या क्या करना चाहिए? एक तो जो है व्यक्ति अगर उसकी पत्नी जिंदा है तो उसकी पत्नी के जिंदा रहते या बिना उसको तलाक दिए दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक आदमी दो दो विवाह करे तो ये जो है नीति नैतिक नहीं माना जाता है, ठीक है। दूसरा, परिवार में जैसे उसके माता पिता के तो उसके कर्तव्य होते हैं तो माता पिता की देखभाल उसको करनी चाहिए। सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं जैसे दहेज प्रथा हो गई, जातिवाद हो गया, अंधविश्वास हो गया, इनको जो है प्रोत्साहन नहीं दे, उनका दमन करने, उसको लोगों को अवेयर करे कि ये चीज़ें बुरी है, ये भी होना चाहिए। परहित के प्रति उन्मुख रहे, यानी कि जितना हो सके लोगों का भी कल्याण करे, ठीक है। स्वयं पर किए गए उपकारों को माने वो, कोई अगर उसका भला करता है तो गुड थैंक यू वगैरह तो उसको बोलना ही चाहिए और उसके भी काम आना चाहिए अगले के भी, ठीक है। बाल मजदूरी को प्रोत्साहन नहीं दे वो, ठीक है, बाल मजदूरी बुरा होता है। और भी जैसे बहुत सारी कुरीतियाँ, दहेज प्रथा है, ऐसी जो कुरीतियों को प्रोत्साहन नहीं दे, ठीक है। अंधविश्वासों का त्याग करे और वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा दे, ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है कि हमें वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। स्वयं की बुरी आदतों का भी इसको सुधार करना चाहिए। किसी व्यक्ति के अधिकारों का अनावश्यक हनन नहीं करे, ठीक है। परिवार और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के निर्वहन करे और अपने प्रति, दूसरों के प्रति और कार्य के प्रति उसको निष्ठा रखनी। इसी में से अपन निकाल सकते हैं जो मैंने बनाए उपकार के, उससे आप बना सकते हो कि एक तो विवाह नहीं करे, दूसरा परिवार माता पिता की देखभाल करे, उपकार का नियम ही हो गया। सामाजिक कुरीतियों का जो प्रोत्साहन नहीं दे, ठीक है, तो इसमें आप न्याय में भी ले सकते हो उसको, ठीक है। पर हित के प्रति उन्मुख रहे, जो उपकार का नियम हो गया। स्वयं पर किए गए उपकार को माने, यानी कृतज्ञता का नियम हो गया, ठीक है। बाल मजदूरी को प्रोत्साहन नहीं दे, ठीक है। अंधविश्वासों का त्याग करे, वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा दे, स्वयं की बुरी आदतों में सुधार करे, किसी व्यक्ति के जो अधिकारों का अनावश्यक हनन न करे, परिवार और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करे, ठीक है, और अपने प्रति और दूसरों के प्रति जो अपने जो कार्यों के प्रति निष्ठा रखे, ठीक है। ये एक निजी जीवन की आचरण संहिता होती है। ऐसे ही अगर हम आगे चलते हैं तो सार्वजनिक जीवन में भी कुछ नैतिक नियमों का पालन करना होता है। तो इसके लिए एक नोलन समिति जो है उसने 1995 में 7 जो है वो सिद्धांत दिए थे। इसकी स्थापना तो वैसे 1993 में की गई थी, 95 में इसने दिए थे और 97 में लोगों ने इसको, जो देशों ने अपनाया था, काफ़ी देशों में चलते हैं। तो 7 सिद्धांत, कोई भी व्यक्ति अगर सार्वजनिक महत्वपूर्ण भूमिका पे होता है, कोई राजनेता है, कोई लोक प्रशासक है, तो उसको जो है इन 7 नियमों का पालन करना चाहिए। कौन कौन सा? एक तो निष्कपटता का पालन करना है, यानी उसके जो वचनों में वगैरह कपट नहीं होना चाहिए, और जो भी बात है वो बता दे कि मैंने ये निर्णय इसलिए लिया था, यानी जो अपने निर्णय ले हैं उसके कारणों का वो उल्लेख करना चाहिए, ठीक है। निस्वार्थता, यानी कि वो उसके जो भी जो है ना, किसी भी काम में उसका खुद का स्वार्थ नहीं हो, ठीक है। कोई भी लोकहित में निर्णय ले तो बिना किसी स्वार्थ के ले, और अन्य जो है वो स्वयं जो है निर्णय लेना चाहिए उसको, ठीक है। वस्तुनिष्ठा, यानी ऑब्जेक्टिव रूप में रहो। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एकदम फिक्स है, जो नियम में लिखा हुआ वही बात होनी चाहिए, यानी कोई भी पूर्वाग्रह नहीं। जैसे मेरे सामने कोई मेरा स्टेक होल्डर आता है, वो किसी जाति से संबंधित हो सकता है, किसी धर्म से संबंधित हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि उसके प्रति उसके मन में कोई बुरी धारणा है तो उस बुरी धारणा को घर पे रख के आए। उस सिविल सेवक या जो भी सार्वजनिक जो पदासीन व्यक्ति है, उसका ये कर्तव्य है कि वो जो है, जो भी सामने व्यक्ति है वो सेवा लेने आया तो वो राज्य से सेवा लेने आया और मैं राज्य का एजेंट हूँ, मेरे जो भी पूर्वाग्रह है वो मैं घर पे रखूँगा। तो वस्तुनिष्ठा के आधार पे जो है वो निर्णय ले। कोई भी सरकारी संविदा वगैरह भी करता है तो उसमें जो है जो भी नियमों में होता है उसके हिसाब से करे, ना कि जो है वो इस तरह से करे कि वो जो है कुछ लाभ के हिसाब से करे, ठीक है। ईमानदारी, यानी अपने हितों की जो है घोषणा पहले से कर दे, और मन वचन कर्म में जो है एक रूपता रखे। जवाबदेही का गुण भी रखे, यानी कि अपने जो भी कार्य करता है, जो भी निर्णय लेता है उसके प्रति वो जवाब दे रहे हैं, ठीक है। सत्यनिष्ठा का पालन करे। सत्यनिष्ठा यही होती है कि व्यक्ति जो मन वचन कर्म तीनों में एक रूपता रखे, इंटीग्रिटी का पालन करे। जो भी व्यक्ति सार्वजनिक पद पर जो व्यक्ति है तो संगठन के जो भी बाहरी व्यक्ति है उनसे बिना दबाव के या बिना वित्तीय लाभ के किसी बाध्यता में लिप्त नहीं हो, यानी जैसे कोई आप ठेका ले रहे हो या कोई भी जैसे नियुक्ति कर रहे हो तो उसमें आपको जो भी रूल कहते हैं उसके हिसाब से काम करना है, ना कि जो है कोई आपको नेता या कोई भी आपका जैसे कोई पड़ोसी आपका कोई रिश्तेदार कह रहा है कि उसके हिसाब से करना है। सत्यनिष्ठा का पालन आपको जरूर करना है। नेतृत्व, यानी कि अपने नेतृत्व द्वारा मिसाल पेश करना है, यानी कि जहाँ भी लगता है वहाँ पर उसको आगे आके किसी कुरीति का उन्मूलन करना, कोई ऐसा काम आगे आगे करना जिससे जो है वो एक मिसाल पेश हो सके, तो अपने नेतृत्व द्वारा उसको मिसाल पेश करनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है 7 सिद्धांत बताए गए। इन 7 सिद्धांतों को याद करने की भी एक ट्रिक होती है जिसको आप आराम से याद कर सकते हो। इसको आप लिख सकते हो नो सो हेल, HAIL, इससे आप बना सकते हो, ठीक है। नो से हो गया नोलन समिति, ठीक है। अब इसमें जैसे ओ है ना, तो ओ को याद रख सकते हो आप ओपननेस, ठीक है।
ओपननेस एक तरह से निष्कपटता ही होती है, यानी आपके जो भी है आप खुले रूप से हो, ठीक है। तो ओपननेस निष्कपटता होती है, ठीक है। फिर एस हो गया, एस का मतलब होता है सेल्फलेसनेस, यानी कि निस्वार्थता हो गया, ठीक है। सेल्फलेसनेस निस्वार्थता होती है। उसके बाद ओ हो गया ऑब्जेक्टिविटी, यानी वस्तुनिष्ठता हो गई, ठीक है। उसके बाद एच का मतलब हो गया ऑनेस्टी, ठीक है, यानी आपको ईमानदार रहना है, ठीक है। फिर ए का मतलब हो गया अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही, ठीक है। फिर आई का मतलब हो गया इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब हो गया आपके सत्यनिष्ठा। और एल का मतलब होता है लीडरशिप। तो नो सो हेल से आप जो है वो नोलन समिति के 7 जो भी इन्होंने सिद्धांत दिए थे उनको आप अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार आप जो है वो नोलन समिति के जो ये 7 बताए हैं उनको आप अच्छे से याद कर सकते हो। सवाल भी पूछा जा सकता है कि सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के लिए नोलन समिति के द्वारा बताए गए 7 सिद्धांत कौन से हैं, तो आप इनको याद कर लेना। निष्कपटता, निस्वार्थता, वस्तुनिष्ठता, ईमानदारी, जवाबदेही, सत्यनिष्ठा, नेतृत्व, और इसको नो सो हेल से आप आराम से याद कर सकते हो। तो इस आधार पे आप बना सकते हो। अगर आपको सवाल 50 शब्दों में पूछा जाए कि सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति को कौन सी आचरण संहिता फॉलो करनी चाहिए, तो एक तो उसको सत्यनिष्ठा का पालन करना चाहिए, एक विवेकपूर्णता यानी कि बुद्धि से कोई भी काम करना है, यूं नहीं कि जैसे जो लकीर के फकीर नहीं बनना है, ठीक है। बुद्धि से निर्णय लेना उसको, ठीक है। उत्तरदायित्व यानी जो भी जिम्मेदारी उसको सौंपी गई है उसका पालन करना उसको, ठीक है। कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता उसको रखनी है, ठीक है, यानी कि जो भी काम सौंपा गया है उसके प्रति उसको प्रतिबद्ध रहना है। श्रेष्ठता की ओर उन्मुखता यानी कि काम जो है वो हमेशा श्रेष्ठता की ओर बढ़े, अच्छा काम करने की उसको कोशिश होनी चाहिए। समन्वय और संयोजन का भाव उसमें रहना चाहिए, यानी कि कोऑर्डिनेशन बिठाए, अपने अधीनस्थों और जो भी उच्चाधिकारी है उनसे कोऑर्डिनेशन बिठाए, जनता से भी वो कोऑर्डिनेशन बिठा सकता है, ठीक है। अनुक्रियाशीलता और लचीलापन होना चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जैसी परिस्थिति होती है उसी के अनुरूप उसको ढलने का भी गुण होना चाहिए, जिससे जो है वो आराम से जो है जैसा देश वैसा भेष वाली प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। ये ईआई का भी जो इमोशनल इंटेलिजेंस होते हैं उसका भी यही गुण है। तो अनुक्रियाशीलता उसमें होनी चाहिए। उपयोगितावाद का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी काम करना जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण हो सके, यानी कि अगर किसी बड़े जो वर्ग है उसके भले के लिए कोई काम करना है, मतलब उसमें जैसे किसी छोटे वर्ग का अगर अहित हो रहा है तो ये नहीं देखना है कि जो है वो मैं सबका कल्याण कर सकूँ, कि सबका कल्याण करना इतना पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकल वे में। तो उपयोगितावाद का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि ऐसा काम करूँ जिससे मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम हित हो सके, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही जो है उसमें करुणा और संवेदनशीलता का गुण भी होना चाहिए, यानी कि कमजोर वर्गों के प्रति दया का भाव, संवेदनशीलता का भाव होना चाहिए उसमें, ठीक है। राष्ट्रीय हित को ऊपर रखे, राष्ट्रीय हित यानी कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, इन हितों का भी उसको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसको न्याय का भी पालन करना है। न्याय का मतलब जो है वो लोगों के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना उसको, ठीक है। ऐसे ही पारदर्शिता, यानी जो भी काम करता है वो पूरा ऐसे ओपन हो, दिखे कि भाई ये काम किया जा रहा है। जो भी आरटीआई की तरफ सूचना मांगी जाए तो उसको सूचना जल्दी से दे सके वो, ठीक है। और लोकहित को प्राथमिकता दे, ये काम उसको जरूर करना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि सार्वजनिक जीवन में आचरण संहिता किस तरह से की जाती है, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत है। उसके बाद अगर अपन आगे देखें तो ऐसा कौन सा आचरण है जिसका लोक प्रशासन में पालन करना चाहिए, यानी कि एक सार्वजनिक जीवन में क्या आचार संहिता पालन करनी चाहिए। तो ये जो है सिविल सेवकों की जो नियम संहिता बनाई गई है उसमें भी बताया गया है कि उनको कौन कौन से लोक सेवकों को जो है वो पालन करना चाहिए, ठीक है। 1964 में बनाई थी। तो उसमें बताया कि एक तो बिना सरकार की अनुमति के कोई भी प्रकार का उसको सम्मान या पुरस्कार प्राप्त नहीं करे। हो सकता है कि वो ऐसी कोई जानकारी लीक कर रहा हो, उसके लिए उसको सम्मान या पुरस्कार मिल रहा हो। तो कोई भी सम्मान या पुरस्कार ले रहा हो तो वो जो है वो सरकार से पूछे। ऐसे ही वो किसी अखबार में आर्टिकल भी लिखता है तो भी सरकार से पूछ के करे, क्योंकि हो सकता है वो कोई देश विरोधी बात भी ऐसे लिखते तो वो जो या सरकार जो मतलब जो व्यापक जनहित के लिए नहीं अच्छी है तो वो भी पूछ के काम करे। विदाई और स्वागत समारोह आज, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि विदाई और स्वागत समारोह क्या होता है कि इन्फ्लुएंस करने के लिए जो है प्राइवेट लोग भी जो है उसमें भाग ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं ताकि लोगों को जो जैसे जो सिविल सेवकों को ज़्यादा उसमें जो है वो प्रभावित किया जा सके, जिससे उनको ठेका मिल सके। तो ऐसा काम नहीं करना है कि विदाई और स्वागत समारोह में बड़े बड़े भव्य आयोजन नहीं करने हैं। नॉर्मली जो है वो इतने बड़े समारोह नहीं होने चाहिए, नॉर्मली जो कटसी होती है उस हिसाब से उसको विदाई वगैरह दी जानी चाहिए। सूचना के अधिकार के तहत कोई भी सूचना मांगी जाती है तो उसको भी समय पर उसको अवेलेबल कराना चाहिए। सरकारी नीतियों और कार्यक्रम है उसकी जो है वो सामाजिक स्तर पर आलोचना नहीं करे। कोई भी नीति आई है तो अरे सरकार तो ऐसी ही है ना, जब आप खुद सरकार के एजेंट हो और खुद ही सरकार की बुराई करोगे तो जनता में उसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए कोई भी सिविल सेवक है उसको सरकारी नीतियों की सार्वजनिक स्तर पर आलोचना नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एक उसमें गैर पक्षधारिता का गुण भी होना चाहिए।
ठीक है। गैर पक्षपातिता का मतलब सिविल सेवक जो होता है उसकी निष्ठा जो है संविधान के प्रति होती है, अपने कार्य के प्रति होती है। उसको कभी ये नहीं कहना चाहिए कि फला पार्टी अच्छी है या फला पार्टी बुरी है। उसको किसी भी पार्टी की नीतियों की बड़ाई या किसी भी पार्टी की नीतियों की बुराई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सरकार की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, ये उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध करे। एक सिविल सर्वेंट जो है बड़े स्तर पे समाज को प्रभावित करता है, तो वो जो है ऐसी नीतियों को बढ़ावा नहीं दे जो मतलब अंधविश्वास को बढ़ावा देती हो, ठीक है। अगर उसकी गिरफ्तारी होती है सिविल सर्वेंट में कोई भी आता है जो सरकारी कार्मिक होता है, ठीक है, तो 48 घंटे के अंदर अंदर उसको उच्चाधिकारी को सूचना देनी है कि भाई मेरी गिरफ्तारी इस वजह से हुई है, ये हुआ है। तो उसमें ये उसकी एक प्राथमिक कर्तव्य होता है उसका, ठीक है। संगठन के संबंध में कोई भी जो है नकारात्मक या झूठी सूचनाओं का वो प्रचार प्रसार नहीं करे। संगठन के बारे में जैसे वो किसी भी ऑफिस के बारे में तो ऐसे नहीं बताया कि वहाँ तो सब ऐसे भ्रष्टाचार होता है और इस तरह से जो है सब काम नहीं होता है, वो नहीं होता है, ठीक है। इस तरह की झूठी चीज़ें नहीं बतानी, जो है सूचनाओं का ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर उसको पेश नहीं करना चाहिए, यानी कि कोई भी तथ्य है वो सही तरीके से बताना चाहिए। इसके अलावा किसी सिविल जो अखबार में वगैरह संपादकों पर आप दबाव बनाकर ऐसी कोई सूचना नहीं छपाए, ठीक है, अपने बारे में या ऐसे कुछ भी, ठीक है। ऐसे ही जो है किसी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर निर्णय नहीं ले, यानी कि किसी भी जाति के प्रति या किसी भी धर्म के प्रति पहले से कोई आग्रह नहीं रखे कि भाई ये तो ऐसा ही होगा। आपके जो जितने भी आग्रह हैं वो आप घर पे रख के आओ। आप एक महत्वपूर्ण पद पे हो तो आपको इस पद के जो जिम्मेदारी है उनका जो है निर्वहन करना, ठीक है। किसी भी मुद्दे को या समस्या को जो वो टालने की प्रवृत्ति नहीं रखे, जो भी है उसका डिसीजन हाथों हाथ लेने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये समर्पण की भावना से उसको काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है एक लोक प्रशासन में कौन कौन से जो आचरण का पालन करना चाहिए, तो इसके लिए जो है ये टोटल 12 प्रिंसिपल, और भी आप अपने मन से बना सकते हो और आपको ये याद करना तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब अगर आगे चलते हैं तो उसमें दिया हुआ है कि लोक और निजी संबंधों में नैतिकता क्या होती है, यानी जो पीपीपी वर्तमान में चलता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये आज ज़्यादा चलने लगा क्योंकि अब जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, सरकार इतनी मात्रा में जो है निवेश नहीं कर सकती, ठीक है। सरकार की एक जो है वो क्या कहते हैं लिमिटेशन होती है, तो वो ये चाहती है कि बड़े बड़े रोड प्रोजेक्ट, हाईवे प्रोजेक्ट, बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े पुल, तो उनमें जो है वो पीपीपी यानी कि जो प्राइवेट कंपनियों को जो है वो लीज पे दे, प्राइवेट कंपनियों को जो है उस पर वो खर्चा डाले। जैसे कई सारे के मॉडल चलते हैं, इसमें बीओटी मॉडल चलता है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर चलता है, हेम मॉडल चलता है, ठीक है। इसके अलावा ईपीसी मॉडल चलता है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट, और इस तरह से आता है, ठीक है। और भी बहुत सारे मॉडल चलते हैं। इसके तहत जो है जो प्राइवेट लोग होते हैं वो उसमें पैसा लगाते हैं। तो इन जो जितने भी ये जो चीज़ संबंध होते हैं, इनमें क्या होता है कि वर्तमान में भ्रष्टाचार बहुत व्यापक मात्रा में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इन मामलों में शिकायत करता ही नहीं, क्योंकि लेने वाला और देने वाला दोनों ही जो है वो आपस में संलिप्त होते हैं, तो शिकायत कौन करे, ठीक है। तो ऐसे संबंधों में नैतिकता का ह्रासमान देखा जाता है। तो इसके लिए जो है वो क्या किया जाना चाहिए, तो वर्तमान में क्या है कि अपना देश जो है विकासशील है, तीव्र गति से हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट वगैरह हम चलाए हैं, तो इसमें जो है पीपीपी को फॉलो करना जरूरी हो गया। सरकार भी इस पे बल दे रही है कि जो है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस जो है बात कर रही है, न्यूनतम सरकार अधिकतम अभिशासन की ओर हम जो ध्यान दे रहे हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो है ये पीपीपी प्रोजेक्ट चलाए जाए, लेकिन इनमें प्राय देखा जाता है कि भ्रष्टाचार बहुत जो है होता है। इसके अलावा जो है ये परियोजनाएं बहुत लंबी चलती है, लंबे लंबे टाइम तक ये पूरी नहीं होती है, ठीक है। जैसे अभी आपने एक वो अभी ये जो मोरबी का पुल हादसा हुआ, तो ये भी एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया था, उसमें सही तरीके से जो है वो जो स्ट्रक्चरल जो कमियां थी उनको ध्यान में नहीं रखा गया और वो पुल टूट गया। तो अब जिम्मेदारी किस पे तय करे, और एक कंपनी को जिम्मेदार नहीं बनाया जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का जो है मामला देखा जा रहा है। तो ऐसे में जो है वो इनका ये भी जो एक जो पब्लिक प्राइवेट रिलेशन है उसमें नैतिकता का जो ह्रास देखा जा रहा है, तो ये है। इसके अलावा लोक संपर्क होता है, यानी कि जो मतलब कंपनियों के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो जो लोक संपर्क करते हैं नेताओं से, सिविल सेवकों से, तो वहाँ पे जो है लॉबिंग को बढ़ावा दिया जाता है। लॉबिंग मतलब उसको अच्छा जो पूरा एक मतलब कुछ लाभ वगैरह देके उसको अपने पक्ष में कर लिया जाता है, तो उसमें लॉबिंग को बढ़ावा दिया जाता है, इससे जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो ये जो है लोक निजी संबंधों में नैतिकता की समस्या है देखी जाती है। आपको पूछा जा सकता है कि लोक निजी संबंधों में नैतिकता की क्या क्या समस्या है, तो एक तो जो है इनमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। पीपीपी जो परियोजनाओं में जो है वो जो परियोजना है उनका स्ट्रक्चर तो लेवल थोड़ा घटिया होता है, परियोजना में समय बहुत ज़्यादा लगता है, लोक संपर्क होता है, उसमें लॉबिंग देखी जाती है। ऐसे ही जो है वो भेदभाव के आधार पर ठेकेदारी दी जाती है, यानी एक ही एक फर्म को बार बार ठेकेदारी दी जाती है, ये किए जाते हैं। तो इनको जो है रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो जितनी भी पीपीपी परियोजनाएं होती हैं उनमें जो है उनको आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए, ताकि वो भी जो है
अपनी जो भी सूचना है वो मांगे जाने पर दे, कि कब किस फर्म में मैंने जो है वो ये काम लिया था, कितना खर्चा हुआ, सारा वो बताए, तो उससे उन पर थोड़ा अंकुश लग सकता है। भ्रष्टाचार अधिनियम के अंदर जो है वो भ्रष्टाचार की पहली बात तो परिभाषा ही उसमें तय नहीं है, तो परिभाषा तय की जाए, उसके जो कानूनी प्रावधान है वो थोड़े जो कड़े किए जाए। इसके अलावा जो विसल ब्लोअर अधिनियम जो अभी तक पेंडिंग पड़ा है, ठीक है, उसको भी जो है सही तरीके से लागू किया जाए। कॉरपोरेट गवर्नेंस जिसको बोलते हैं, उसके कानूनों का जो कंपनी अधिनियम है उसके अंदर उसके प्रावधान थोड़े कड़े किए जाए, उसके प्रभावी कार्यान्वयन हो, ठीक है। इसके अलावा जो लोक संपर्क जितने भी होते हैं, जो लॉबिंग वाले मामले होते हैं, जो ये पीआर रिलेशन होते हैं, पब्लिक रिलेशन, उनको जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग की निगरानी में लाया जाए, ताकि वो उनको ध्यान रखे कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं अगर, तो उन पे रोक लगाई जा सके, ठीक है। ठेकेदार जितने भी होते हैं जो ये ठेके लेते हैं रोड निर्माण के, जो छोटे छोटे रोड होते हैं, बड़े रोड होते हैं उनमें, तो उनमें जो है उनकी तकनीकी योग्यता भी होनी चाहिए। यूँ नहीं कि जो केवल जो है पैसे वाला है या किसी जो है बड़े अधिकारी या किसी जो है नेता का जो रिश्तेदार है, तो उस आधार पर उसको ठेका दे दिया जाए। उसकी तकनीकी अभियोगिता, उसकी इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि, ये सब देखी जानी चाहिए। आपराधिक पृष्ठभूमि का है कोई अगर, तो उसका पंजीकरण हो ही नहीं और हो गया हो तो उसको रद्द किया जाए। इसके अलावा कोई ठेकेदार जिसने भूतकाल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया हो, तो उसको जो है या संवेदनहीनता दिखाई हो, तो उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाना चाहिए। इससे जो है वो लोक निजी संबंधों में नैतिकता का बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, तो अगर हम सार्वजनिक जीवन में नैतिकता रखते हैं तो उससे लाभ क्या होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो एक तो जो है जो नैतिक प्रतिमान बना रखे हैं कि भाई सत्यनिष्ठा का पालन, वस्तुनिष्ठा का पालन, ये प्रतिमान बना रखे हैं। और व्यवहार में क्या कहते हैं ना, व्यक्ति करता है, अगर वो रियल में इसको फॉलो करता है तो इनमें समानता की स्थापना हो सकती है। ऐसे ही व्यक्तिगत हित, यानी कि जो कोई सिविल सर्वेंट है या कोई नेता है, उसके व्यक्तिगत हित और जनहित के जो संघर्ष होता है उससे भी उससे बचाव किया जा सकता है। और सार्वजनिक पदाधिकारी के पद पर जो उसको अगर अयोग्य ठहराना है, तो नैतिकता के प्रतिमान बना दिए कि ऐसा किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद अगर वो उसको फॉलो करता है, नहीं करता है, तो उसको जो है अयोग्य ठहराया जाना बहुत सरल हो जाता है कि ऐसा नहीं किया इसलिए इसको अयोग्य ठहरा दिया। विधि के शासन की स्थापना भी बहुत सरल होती है कि जो रूल ऑफ लॉ जो नियमों में लिखा हुआ है वो रियल में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो उस हिसाब से वो व्यवहार करता है तो आप आराम से डिसाइड कर सकते हो। सुशासन की स्थापना हो सकती है। सुशासन यानी कि जो पारदर्शिता, प्राकृतिक न्याय बोलते हैं, जवाबदेही होती है, ये सब सुशासन के ही तत्व होते हैं, ठीक है। विधि का शासन ये सुशासन के अंतर्गत आता है, तो इसकी स्थापना आराम से हो सकती है। मानवाधिकारों का संरक्षण हो सकता है। मानवाधिकारों में जो व्यक्ति के जो एक बेसिक राइट्स होते हैं, जैसे उसकी स्वतंत्रता, उसका बेसिक राइट हो गया, उसको जो है वो न्यूनतम जो वो होती है वस्तु है उनका जो है राइट होता है। इसके अलावा जो है उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होता है। तो ये मानवाधिकार के संरक्षण होते हैं, उनका भी वो भी आराम से, जो अगर निजी जो लोक जीवन में अगर कोई व्यक्ति नैतिक होता है, नैतिकता की स्थापना होती है, तो इनका संरक्षण आराम से किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे अपन चलते हैं, तो अब ये अपन ने पूरा देखा कि इसमें जो है निजी जीवन क्या होता है, लोक जीवन क्या होता है, दोनों में जो है वो नैतिकता के क्या तत्व होता है। निजी जीवन के जो है नैतिकता के सूत्र क्या थे, लोक जीवन में जो है वो नोलन समिति की सिफारिशें क्या थी, कैसे कैसे पालन किया जाना चाहिए। तो इस आधार पर हम इस पर प्रश्न देख सकते हो कि निजी जीवन की आचार संहिता के सूत्र क्या है। तो जो वो स्कॉटिश दार्शनिक विलियम रॉस ने बताए हैं, वो 7 जो है निष्ठा का नियम, सुधार का नियम, आत्म सुधार का नियम, उपकार का नियम, कृतज्ञता का नियम, ये अपन आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। नोलन समिति ने क्या बताया है, तो नोलन समिति ने जो है वो सार्वजनिक जीवन में बताया है 7, जिसमें आप जो है वो निष्कपटता हो गई, ठीक है। इसके अलावा जैसे निस्वार्थता हो गई, ठीक है। ऐसे ही जो है सत्यनिष्ठा हो गई, ईमानदारी हो गई, नेतृत्व गुण हो गया उसका, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है उसमें नोलन समिति की बताई, जो अपने पूरा पढ़ ही लिया, उसके आधार पर आप उसका सवाल का उत्तर आराम से दे सकते हो, ठीक है। निजी जीवन आचार संहिता का सूत्र आपको जो है छोटे 15 शब्दों में पूछा जा सकता है, 50 में भी पूछा जा सकता है। तो 50 में अगर पूछा जाए तो उसको थोड़ा खोल के लिखना है, और 15 शब्दों में पूछे तो आपको जो उसको नाम लिखने खाली। ऐसे ही नोलन समिति के भी नाम पूछे तो नाम लिखने, और अगर पूरा पूछे तो उसको खोल के लिखना है, ठीक है। एक लोक प्रशासक को सार्वजनिक जीवन में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, तो अपने देखा ही था कि एक तो उसको जो कोई गिरफ्तारी होती है तो 48 घंटे में सूचना देनी चाहिए, और इसके अलावा सरकार के विरुद्ध कोई भी जो उसको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, निस्वार्थता का गुण उसमें होना चाहिए, सत्यनिष्ठा, विवेकपूर्णता का गुण उसमें होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है वो कुरीतियों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये सारा है। स्वागत और ये जो समारोह नहीं रखे जाने चाहिए, ठीक है, विदाई के। इस तरह से आप इसका लिख सकते हो। लोक और निजी संबंधों में नैतिकता की स्थापना कैसे हो सकती है, तो बिल्कुल अभी अपन ने पढ़े थे कि एक तो जैसे
कोई भी जैसे विसल ब्लोअर अधिनियम ढंग से बने, जो भी ये पीआर कंपनीज होती है ये भी केंद्रीय सत्ता आयोग के दायरे में आए, ठीक है। भ्रष्टाचार जो अधिनियम बना रखा है उसको जो है ढंग से लागू कराया जाए। इसके अलावा जो है वो जो भी ये कंपनियां हैं उनको आरटीआई के दायरे में लाया जाए, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आपराधिक प्रवृत्ति का पंजीकरण नहीं किया जाए, इस तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है। क्या कोई व्यक्ति निजी जीवन में नैतिक है तो वो सार्वजनिक जीवन में भी नैतिक हो सकता है? तो इस प्रश्न को अपन दो तरह से देख सकते हैं। एक तो ये कि क्या कोई व्यक्ति निजी जीवन में नैतिक है तो वो सार्वजनिक जीवन में भी नैतिक हो सकता है। इसका उल्टा भी देख सकते हो कि क्या कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में नैतिक है तो क्या वो नैतिक निजी जीवन में भी नैतिक हो सकता है। तो इसका अपन आराम से आगे पूरा डिस्कस करेंगे। ऐसे ही निजी जीवन की नैतिकता की कौन सी समस्या है सार्वजनिक जीवन को भी प्रभावित कर सकती है, इसको भी देख सकते हैं। और सामुदायिक स्तर पर नैतिकता के क्या मानदंड होने चाहिए, ठीक है। तो इसको एक एक सवाल को अपन आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे पहला सवाल हम लेते हैं कि क्या कोई व्यक्ति निजी जीवन में नैतिक है तो वो सार्वजनिक जीवन में भी नैतिक हो सकता है। इस प्रश्न को आप वापस घुमा भी सकते हो कि क्या कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में नैतिक है तो वो निजी जीवन में भी नैतिक हो सकता है। दोनों के उत्तर मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये आपको 50 शब्दों में पूछा जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर निजी जीवन में नैतिकता का पालन करता है, यानी कि वो नैतिक होता है, तो उसमें दया का भाव अपने आप आ जाता है, करुणा, सहानुभूति आदि गुण उसमें आ जाते हैं, सत्यनिष्ठा का गुण उसमें अपने आप ही डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो जब ऐसा व्यक्ति अगर वो निजी जीवन में पूरी तरह से नैतिक है तो वो जब सार्वजनिक पद पे जाएगा तो एकाएक से तो वो अनैतिक कभी हो नहीं सकता। वो वहाँ पे भी जो है उन नियमों को पालन करेगा कि ईमानदार बनो, जो है लोगों का हक मत मारो, लोगों का जो है वो अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करो। ये चीज़ें वो जो पालन करता है अगर, तो जब वो सार्वजनिक जीवन में जाएगा तो भी ऐसे ही पालन कर सकता है। लेकिन इसकी 100% श्योरिटी नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो किसी ऐसे ऑफिस में लग गया जहाँ की कार्य संस्कृति ही ऐसी है कि पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट हो गया, तो वो कितना सुधार कर सकता है उसमें, ठीक है। एक मामला ऐसा आ सकता है कि वो फिर जो या तो वो मतलब लेट गो करना शुरू कर देगा, ठीक है, या फिर वो खुद भी उस सिस्टम का अंग बन जाएगा, ठीक है। तो अगर वहाँ की कार्य संस्कृति भी ऐसी हो जाती है तब भी हो सकता है, या फिर उसमें जो बाहरी दबाव पड़ सकता है, कई बार नेताओं का दबाव हो गया, उसके उच्चाधिकारियों का दबाव हो गया कि उसको करना ही होगा, ठीक है, तब भी वो जो है कई बार अनैतिक हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है क्या कोई व्यक्ति निजी जीवन में नैतिक है तो सार्वजनिक जीवन में नैतिक हो सकता है? तो हो तो सकता है। आप बता सकते हो कि दया, करुणा, ममता ये सब उसके अंदर होते हैं, सत्यनिष्ठा का पालन करने के गुण होते हैं। तो अगर वो सार्वजनिक जीवन में जाएगा तो एकाएक से उसको जो है अनैतिक बनने की संभावनाएं बहुत कम होती है। लेकिन पूरी तरह से आप संभावना व्यक्त नहीं कर सकते कि वो जो है वो नैतिक होगा ही होगा, क्योंकि कई बार वहाँ की कार्य संस्कृति, बाहरी दबाव आदि भी उसको प्रभावित करते हैं, इसलिए वो जो है वो अनैतिक भी हो सकता है। इसको उल्टा घुमाते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो सार्वजनिक जीवन में नैतिक है तो वो निजी जीवन में हो सकता है, तो उसके भी संभावनाएं वही जो है काफ़ी ज़्यादा तो होती है, क्योंकि व्यक्ति जो है अपने जो कार्य के अंदर सत्यनिष्ठा, ईमानदारी के गुणों का पालन करता है, तो निजी जीवन में भी वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से संभावना यहाँ पे भी व्यक्त नहीं कर सकती, क्योंकि एक बोला जाता है कि जो व्यक्ति ईमानदार होता है ना उसको ईमानदारी की बीमारी लग जाती है। मतलब वो है ना अपने आप को घमंड से भर जाता है, ठीक है। वो मतलब अपने आप को श्रेष्ठ मानता है कि मैं समाज का सबसे मतलब एक यूनिक व्यक्ति हूँ, समाज तो इस तरह से भ्रष्ट है, नहीं है, तो वो अपने आप मतलब इसमें एक घमंड की भावना आ जाती है। फिर वो जो कई बार ऐसे घरेलू हिंसा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा घर में भी ऐसे ही नॉर्म्स फिट करने की कोशिश करता है और घर में कई बार उसको एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो घर में पति पत्नी में टकराव भी हो सकता है, तो वहाँ पर घरेलू हिंसा को भी बढ़ावा दे सकता है। ऐसे ही वो जो है बहुत ज़्यादा आदर्श होता है, तो लेकिन वो जैसे निजी जीवन में जैसे दहेज वगैरह आदि को बढ़ावा दे सकता है, ठीक है। तो पूरी तरह से आप श्योरिटी नहीं कह सकते कोई व्यक्ति निजी जीवन में नैतिक है या सार्वजनिक जीवन में नैतिक है, तो वो दोनों में जो है वापस दोनों जगह नैतिक हो, ये पूरी संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती, ठीक है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं कि निजी जीवन की कौन सी समस्याएं जो है वो सार्वजनिक जीवन को भी प्रभावित करती है, ठीक है। तो निजी जीवन में जैसे समस्याएं, जो नैतिक समस्याएं देखते हैं जिनमें नैतिकता का जैसे अपन ने अधिनीति शास्त्र जो व्यवहारिक नीति शास्त्र देखा था, उसके अंदर बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे गर्भपात हो गया, लिव इन रिलेशनशिप हो गई, ठीक है, सैरोगेट मदर की अवधारणा हो गई, शाकाहार मांसाहार हो गया। तो ये निजी जीवन के जो है वो एक नैतिक समस्याएं होती है। तो ये सार्वजनिक जीवन को कैसे प्रभावित करती है कि जैसे जिस प्रशासन में भी ये होता है कि जैसे लिव इन रिलेशनशिप में कोई खटपट हो गई या कोई ऐसा अनैतिक कृत्य हो गया, जैसे अभी आपने एक वो दिल्ली का श्रद्धा वाला मर्डर कांड देखा होगा, तो वो जो एक निजी जीवन की समस्या थी, लिव इन में उनकी प्रॉब्लम हुई और उसने जो है वो उसका मर्डर तक कर दिया, उसके टुकड़े कर दिए, तो इसने एक समाज के व्यापक स्तर को प्रभावित किया, ठीक है। एक व्यक्ति जो महिला की जान तो गई, एक समाज में भी डर और भय का माहौल बना, ठीक है। तो इस समस्या ने समाज को भी प्रभावित किया, तो ये समस्या जो है सार्वजनिक जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। ऐसे ही गर्भपात वाला मामला हो गया, तो उसमें कई बार जो है वो
एजिटेशन आंदोलन वगैरह होते हैं, तो उससे निपटने के लिए जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र प्रशासन को ही आगे आना पड़ता है। तो ये होते हैं। समलैंगिक संबंधों में भी जो है इस प्रकार का मामला देखा जा सकता है। यूथेनेसिया का मामला देखा जाए तो उसमें भी ऐसा देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये समस्याएं जो है वो सार्वजनिक जीवन को भी प्रभावित करती हैं। तो इन समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए, तो निराकरण जो आपको जो है वो वैधानिक और संवैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए करना चाहिए। जो भी रूल कहता है, जो भी संविधान में लिखा हुआ है, जो अपनी जुडिशरी ने उसके लिए बोला है, जुडिशरी ने जैसे समलैंगिकता के बारे में बोला है कि दोनों पार्टनर की अगर सहमत है तो वो आराम से जो है अपनी इसका पालन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। ऐसे ही जो है निजी जीवन में जैसे कोई व्यक्ति शराबी है, शराब का ज़्यादा उपभोग करता है, कंट्रोल नहीं रख पाता, ठीक है, और वो यहाँ तक उसका शराब की आदत पड़ चुकी है कि वो शराब पी के कई बार ऑफिस भी चला जाता है। तो ऐसी घटनाएं भी जो है वो उस ऑफिस के पूरे डेकोरम को ख़राब कर देती है। जैसे अभी आपने मतलब काफ़ी टाइम पहले एक देखा होगा कि एक स्कूल में एक टीचर था जो शराब पी के स्कूल में ही पहुँच गया और बच्चों को तंग करने लग गया, बच्चों को जो है उसमें कमरे में पैक कर दिया। तो वहाँ पर एक नकारात्मक माहौल पैदा हो जाता है। तो अगर वो व्यक्ति निजी जीवन में नैतिक नहीं है ना, तो सार्वजनिक जीवन पे भी काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन दोनों में ही नैतिक होना चाहिए, ठीक है, ये उसका होता है। अब वर्तमान में जो हम अभी तक नीति शास्त्र और ये पढ़ रहे थे, ये समाज और व्यक्ति से रिलेटेड, समाज का वृहद हित हो। लेकिन वर्तमान में नैतिकता ये कहती है कि समाज के साथ साथ पूरी कम्युनिटी, यानी कि पूरे जो आपका जो ये ब्रह्मांड है, इसका भी पूरा हित हो, यानी कि जो जीव है, छोटे मोटे जीव, उनका भी कल्याण करने का भाव हो। तो यूनेस्को ने जो है वो सामुदायिक स्तर पर नैतिकता के मानदंड फिक्स किए हैं कि सामुदायिक स्तर पर आप नैतिक बनना चाहते हो, यानी जीवों के प्रति भी आपके जो दायित्व का पालन करना चाहते हो, तो आप ये नियम फॉलो कर सकते हो। उसके लिए सामुदायिक स्तर पर नैतिकता के लिए यूनेस्को ने घोषणा पत्र निकाला था। उसमें 6 मूलभूत जो है नैतिक मूल्य बताए थे। एक तो ये कहा था कि कोई भी चीज़ आप सुनने का गुण होना चाहिए, समझने के लिए, यानी कि कोई भी जल्दी से आपको क्विक रिप्लाई नहीं देना है, पहले उसको समझो, उसके बाद आप जवाब दो, ठीक है। सभी जीवों का सम्मान करो, यानी कि प्रकृति के अंदर जो भी जीव है सब इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए सभी का आपको कल्याण करना चाहिए, ठीक है। हिंसा का त्याग करना चाहिए, यानी कि जीवों के प्रति आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए, मांसाहार वगैरह इसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। सभी जीवों के साथ सहभागिता रखें, यानी पर्यावरण में आपका भी जो है दायित्व होता है, तो उनके साथ सहभागिता रखें, पर्यावरण संरक्षण में आप भी अपना योगदान दें, ठीक है। पृथ्वी के संरक्षण का भी आपके अंदर जो है एक भावना होनी चाहिए। जो SDG हम सतत विकास लक्ष्य बोलते हैं, तो पृथ्वी के संरक्षण के लिए ही है, ताकि पृथ्वी लंबे टाइम तक जो है चलती रहे, ठीक है। एकजुटता की खोज करें, यानी सभी जीवों के साथ मिलकर रहने का एक जो है वो खोज करनी चाहिए। तो यूनेस्को ने जो है सामुदायिक स्तर पर जो नैतिकता के लिए मानदंड बताए, एक तो समझने के लिए सुनना चाहिए, सभी जीवों का उसको सम्मान करना चाहिए, हिंसा का उसको त्याग करना चाहिए, सभी जीवों के साथ उसको सहभागिता रखनी चाहिए, पृथ्वी का उसको संरक्षण करना चाहिए और एकजुटता की उसको खोज करनी चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों के पालन करने से वो जो है वो व्यक्ति सामुदायिक स्तर पर भी नैतिक हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार मैंने आपको जो निजी और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता किस प्रकार से होती है, कैसे प्रभावित करती है, इसके बारे में आपको बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर देना, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ बनाने की प्रेरणा मिल सके और आप लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू।